गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसमें है बच्चों के विचार को समझने के लिए विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मतलब मेनली हमें विगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़नी है जो उसने बच्चों के लिए दिया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के विचार को समझने के लिए विगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का वर्णन करना है कि विगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था। देखते हैं क्या कहा था। कहना विगोत्स्की ने पियाजे के अवस्था सिद्धांत की आलोचना की, मतलब पियाजे की जो थियरी थी उसकी आलोचना की थी और फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को सामने रखा था। उन्होंने एक अपनी परिकल्पना का समर्थन करने के लिए अनेक बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में ऑब्जर्व किया, मतलब बहुत से बच्चों को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने बच्चों को समस्या हल करने के लिए दी, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स दी उनको सॉल्व करने के लिए। उन्होंने अवलोकन किया कि बच्चे समस्याओं को हल करने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं और उनके साथ साथ कुछ बोलते भी हैं। जब बच्चे समस्याओं को हल करते हैं तो उस समय जो कुछ भी वे कर रहे होते हैं को आपस में संबंध करने का प्रयास किया गया। तो विगोत्स्की ने एक बच्चों को एक कार का चित्र बनाते हुए देखा। वह बच्चा उस कार का चित्र बना रहा था जिसने उसकी चित्रांकनी को तोड़ दिया था, मतलब क्रेयॉन को तोड़ दिया था। ये बच्चा अपने मुंह से तोड़ना शब्द का प्रयोग करते हुए टूटी हुई कार का चित्र बनाता है। विगोत्स्की ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि भाषा और आंतरिक बातचीत, जो बच्चा खुद से बातचीत करता है उसको हम बोलते हैं आंतरिक बातचीत, बच्चे की संज्ञानात्मक योग्यताओं को रूपांतरित करते हैं। उन्होंने अनेक अवलोकनों के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक दिशा को भी विशेष भूमिका होती है, इसलिए उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नाम दिया गया था। उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की भूमिकाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने 2 स्तर पर प्रकाश डाला था। वो 2 स्तर कौन से हैं? पहला है वास्तविक विकास का स्तर और दूसरा है सुप्त विकास का स्तर। तो वास्तविक में क्या था कि यह स्तर एक ऐसा स्तर जहां बच्चे बिना किसी सहायता से संज्ञानात्मक योग्यताओं की मांग करने वाले कार्यों को करते हैं। दूसरा सुप्त विकास का स्तर ऐसा स्तर है जिस पर बच्चे बड़े बूढ़ों अध्यापकों आदि की सहायता प्राप्त करके संज्ञानात्मक योग्यताओं की मांग करने वाले कार्यों को करते हैं। उन्होंने इन दोनों के बीच के अंतर को, मतलब जो पहला स्तर है और दूसरा स्तर है, उन दोनों के बीच के अंतर को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का नाम दिया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है। तो इसके बारे में विगोत्स्की ने बताया कि पारस्परिक शिक्षण का प्रारूप ले सकती है। इसमें क्रिया करने में अध्यापक और बालक बारी बारी से भाग लेते हैं। इस प्रकार की प्रतिभागिता से वयस्क बालकों की एक मॉडल की भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा वयस्क बालकों के अंतःक्रिया के दौरान से स्कैफोल्डिंग मतलब हेल्प करना भी प्रदान करते हैं। स्कैफोल्डिंग एक ऐसी मानसिक संरचना को कहा जाता है जिनका प्रयोग नवीन कार्यों में नवीन चिंतन तरीकों को पारंगत करने के लिए करते हैं। मतलब अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो हमारे जो टीचर्स होते हैं या घर के लोग होते हैं हमारी हेल्प करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं हमें। अनेक शोध कार्यों से पता लगता है कि बच्चों और अध्यापकों के बीच जिस प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाओं पर विगोत्स्की ने जोर दिया था वो वास्तव में ही संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि करती है। इन अंतःक्रियाओं से बच्चों की योग्यता में पढ़ने की योग्यता आदि विशिष्ट कौशलों को एक्वायर करने में हेल्प मिलती है, अर्जित करने में हेल्प मिलती है। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कौशलों की भूमिका को पहचाना गया है। जो बच्चे जितने अच्छे ढंग से कौशलपूर्ण होंगे वे इस बात को समझ जाएंगे कि व्यक्ति चिंतन कैसे करता है। ये संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण पहलू है और हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये कहा था किसने? विगोत्स्की ने अपने सोशल कल्चर थ्योरी में। उनका ऐसा मानना है कि जो समाज है, समाज बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला है कक्ष संपादन के लिए बच्चों के विचारों की समझ का महत्व। कक्ष संपादन के लिए बच्चों के विचारों की समझ के महत्व को बताइए। इसके बारे में हमको अब पढ़ना है। इसमें कह रहे हैं कि पर्यावरण का व्यक्ति के विकास में बहुत अहम योगदान है। व्यक्ति अपने जन्म से ही पर्यावरण से में प्रभावित होने लगता है। व्यक्ति के जीवन का आरंभ माता के गर्भ धारण के टाइम से होता है। उस समय में ही गर्भस्थ भ्रूण पर माता के स्वास्थ्य, रहन सहन और विचारों आदि का प्रभाव होने लगता है। जन्म के बाद उस पर उन लोगों के रहन सहन, खान पान और विचार प्रभाव पड़ने लगता है जिनके बीच वो रहता है। व्यक्ति के विचारों, कुशलताओं, आदतों का बनना उनके पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण को महत्व प्रदान करने वाले विद्वानों का कहना है कि व्यक्ति वंशानुक्रम के कारण नहीं बल्कि उत्तम पर्यावरण के कारण महान बनता है। मतलब अगर पर्यावरण अच्छा हो तो व्यक्ति का कौशल और अधिक वृद्धि कर सकता है।
ये विद्वान वंशानुक्रम की अपेक्षा पर्यावरण को अधिक महत्व देते हैं। मतलब जो ये विद्वान है इनके अनुसार कि वंशानुक्रम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वातावरण उसको और अधिक इम्पोर्टेंट बना सकता है। प्रसिद्ध यूरोपियन विद्वान जॉन लॉक ने कहा कि बालक एक स्वच्छ स्लेट के समान है जिस पर कुछ भी अंकित हम कर सकते हैं। बालकों को जैसे शुद्ध जाएगी वैसे ही बन जाएंगे। लॉक ने पर्यावरण को व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण माना है। उनके अनुसार पर्यावरण में अंतर होने से ही व्यक्तिक भिन्नताएं मिलती हैं। भाई एक बच्चा यहाँ रह रहा है, एक बच्चा गांव में रह रहा है, तो दोनों के वातावरण में अंतर आ गया। उस वातावरण के अंतर के कारण ही व्यक्तिक भिन्नताएं जन्म लेती हैं। अगर पर्यावरण अच्छा होगा तो विकास भी अच्छा होगा। जॉन लॉक की तरह रॉबर्ट ओबेन ने पर्यावरण को महत्व दिया था। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन पर्यावरण से पूर्णतः प्रभावित है। प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने भी ये कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, डाकू जो चाहे बना सकता हूँ। मतलब एक जो बच्चा है वो उस मिट्टी के समान, इसको आप कोई भी आकार दे सकते हैं। इस प्रकार विद्वानों ने पर्यावरण को वंशानुक्रम से अधिक महत्वपूर्ण माना है, और पर्यावरण वंशानुक्रम से अधिक महत्वपूर्ण भी है। एक ऐसे पेरेंट्स जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत अच्छे हैं, विद्वान हैं, बहुत समझ वाले हैं, अगर उनका बच्चा एक ऐसे वातावरण में पले बढ़े जहाँ पर सारे ही लोग ऐसे हों जिनकी समझ उसके पेरेंट्स से बहुत अलग हो, जिनके बात करने का तरीका बहुत अलग हो, तो वो जो बच्चा बड़ा होगा वो उन्हीं के अनुसार बड़ा होगा। अब बहुत सारे प्रयोग और परीक्षण करे गए इस बात को स्पष्ट करने के लिए। अब कौन कौन से? पहला क्या है? फ्रीमेन वर्कर्स और स्किल्स। उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर ये रिजल्ट निकाला कि बालक जो दूषित पर्यावरण से अच्छे पर्यावरण में लाए गए, उन्होंने बुद्धि लब्धि में उन्नति दिखाई दी। मतलब उनका जो एक लेवल था, मानसिक लेवल, वो बढ़ गया। अच्छे पर्यावरण में परिवर्तन जितनी कम आयु में हुआ उतनी ही अधिक उन्नति। मतलब जिस बच्चे को आप जितनी कम उम्र में अच्छे पर्यावरण में ले आएंगे, बच्चे में उतनी उन्नति हो जाएगी। गॉर्डन कहते हैं कि गॉर्डन ने नाविकों के बालकों का अध्ययन किया। वे नदियों के किनारे रहते थे, उनको अपने बौद्धिक विकास के लिए उचित पर्यावरण नहीं मिला था। गंदे रहन सहन के कारण गॉर्डन ने इनमें कम बुद्धि का पता लगाया। नीड्स, उन्होंने अपने अध्ययन के बाद इस परिणाम पर पहुंचे, गांवों और एकांत पर्यावरण में पले हुए बालक नगरों में पले हुए बालकों से कम बुद्धिमान होते हैं। उसने देखा कि गांव के बालकों को यदि नगर के विद्यालयों में अध्ययन कराया जाए तो उनकी बुद्धि में उन्नति होती है। मतलब अगर गांव के बच्चों को हम शहर में ले आए, यहाँ के स्कूलों में पढ़ाएं, तो उनका जो मानसिक स्तर है वो बढ़ जाएगा। अब कुछ गोद लिए बालकों का अध्ययन किया गया, जिससे ये परिणाम निकला कि वे बालक जिनको दूसरे माता पिता के द्वारा गोद लिया गया, जितना समय वे उनके साथ रहते हैं उतने ही उनके समान हो जाते हैं। एक अध्ययन से ये पता लगा कि माता पिता और बालक का सह संबंध 34 था, मतलब 14 साल का था, जबकि बाद में गोद लेने वाले माता पिता के साथ यह संबंध 25 हो गया, 0.25। अनाथालय के बालकों पर भी परीक्षण किया गया। इन बालकों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। एक समूह के बालकों को नर्सरी स्कूल में पढ़ाकर स्कूल में दाखिला दिया गया, जबकि दूसरे स्कूल के बालकों को सीधे ही स्कूल में दाखिला करा दिया गया। इन बालकों की बुद्धि लब्धि की जांच करने पर पता लगा, बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल, कि पहले समूह के बालकों ने 4 से 6 तक अंक अधिक प्राप्त किए। जुड़वा बालकों पर अनेक परीक्षण किए गए और ये पाया गया कि पर्यावरण के कारण उनके स्वभाव, व्यवहार और बुद्धि लब्धि में अंतर आ जाता है। जेम्स और रीज 2 जुड़वा बालक थे। जेम्स का पालन पोषण एक गांव में हुआ और रीज का एक पहाड़ी पर। दोनों की जो IQ लेवल था उसमें 19 अंक का अंतर था। इसी प्रकार मिल्ड्रेड और रूथ 2 जुड़वा बहनें थी। इनमें से एक का निम्न कोटि और दूसरी का उच्च कोटि परिवार में पालन पोषण किया गया और इनकी बुद्धि लब्धि में भी काफी अंतर पाया गया। उसके बाद है पर्यावरण का प्रभाव जानने के लिए कुछ ऐसे बालकों का अध्ययन किया गया जिनका बचपन में जंगल जानवर उठाकर ले गए थे। 1904 में लुकोज नामक बालक को लंगूर उठाकर ले गए थे। उसका व्यवहार और आदतें बंदर जैसी ही हो गई थी। 1920 में JL सिंह को बंगाल के जंगलों में शिकार करते समय ऐसी 2 लड़कियां भेड़ों की मांदों में मिली जिनको भेड़ियों ने पाला था। इन लड़कियों में से एक की आयु 2 वर्ष और दूसरे की 9 वर्ष थी। उनका नाम अमला और कमला रखा। इन लड़कियों की आदतें और स्वभाव भेड़ियों की तरह ही थे। ये दोनों लड़कियां भेड़ियों की तरह ही चलती थी, बोलती थी, पशु की तरह जीभ निकालकर हाँफती थी, दिन में सोती और रात में घूमती थी। इनको अस्पताल में लाकर उतारने के प्रयास किए गए, मतलब हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट से इनमें बदलाव लाया। ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि जो बच्चे जानवरों के साथ पले बड़े, उनके में वो जो मूवी आई थी एक मोगली वाली, वो सबने देखी होगी।
तो वो अच्छा उदाहरण है इस चीज़ का भी। छोटी लड़की की तो कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो गई, बड़ी लड़की 17 वर्ष की अवस्था तक जीवित रही। मानव पर्यावरण में आने के पश्चात उसे धीरे धीरे खड़े होकर चलना, कपड़े पहनना, कुछ बोलना आने लगा। 1951 में भेड़ द्वारा पाला जाने वाला एक बच्चा मिला। इसे लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में रखा गया। इसका नाम रामू रखा गया। उसे खाने पहन चलने सारी जो आदतें थी वो बिल्कुल भेड़िए की तरह मानी गई। इस प्रकार पशु के बीच रहकर एक मनुष्य भी पशु के समान ही बन जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण का महत्व हुआ यहाँ पर भी। केलॉन्ग ने 7.5 माह के चिंपैंजी के बच्चे को अपने 10 माह के बालक के साथ 9 माह तक रखा। दोनों को समान पर्यावरण दिया, दोनों के साथ समान व्यवहार किया गया और उनको एक जैसा ही पालन पोषण दिया गया। इस बीच चिंपैंजी खड़े होकर चलना, चम्मच के साथ भोजन करना, गिलास से पानी पीना आदि मानवीय क्रियाओं को सीख गए थे और इस अवधि में वे 50 शब्द भी सीख गया था। तो देखिए, बहुत एक कहते हैं ना कि एक सुंदर चीज़ है, एक समझने वाली चीज़ है और कितना बड़ा एक परिवर्तन देता है एक हमारा पर्यावरण की। पर्यावरण में हम कुछ भी किसी भी बालक को कैसे भी ढाल सकते हैं। जिंग ने ऐसे 30 व्यक्तियों का अध्ययन किया जो प्रारंभिक जीवन के अनेक वर्षों तक जंगलों में पशुओं से असभ्य जाति के लोगों के साथ रहे। उनका विकास पशुओं का सा था। वे जीभ से जमीन की वस्तुओं को चाटते थे और नंगा रहना पसंद करते थे। उन पर गर्मी सर्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मानव जैसा व्यवहार करने में उन्हें काफी समय लगा। तो इन पर्यावरण वादियों ने बहुत बल दिया इस बात पर कि इनके अध्ययन से हम ये समझ सकते हैं और एक हद तक इमेजिन भी कर सकते हैं कि जिन पर इन्होंने अध्ययन किया वो उन पर किस प्रकार से पर्यावरण का प्रभाव दिखाई दिया था। अगला है बच्चों के विचारों के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण का क्या महत्व है। देखिए, वंशानुक्रम और पर्यावरण की पृथकता की अलग इंस्पैरेबिलिटी कैसे हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट। कहते हैं व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। वंशानुक्रम और पर्यावरण को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं हम। वंशानुक्रम वे योग्यताएं प्रदान करता है जिनका विकास होता है और पर्यावरण इन योग्यताओं के विकास के लिए अवसर देता है। जिस प्रकार पौधे के लिए अच्छी मिट्टी और उत्तम बीज दोनों का होना जरूरी है, उसी प्रकार व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम के अनुकूल तत्वों के साथ साथ उत्तम पर्यावरण का होना भी बहुत जरूरी है। अगर मान लो वंशानुक्रम से आपको अच्छी योग्यताएं मिली हैं और पर्यावरण बेकार है, तो वो वंशानुक्रम की जो योग्यताएं हैं वो किसी काम की नहीं है। यदि व्यक्ति में आंतरिक शक्ति जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है की कमी है, तो अनुकूल पर्यावरण के होते हुए भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ये दोनों व्यक्ति के विकास पर समान प्रभाव डालते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति के विकास की आधारशिला है और पर्यावरण उसका भवन है। मतलब वंशानुक्रम नींव रखती है इंसान रूपी भवन का और पर्यावरण जो है भवन का निर्माण करवाता है। मैकाइवर और पेज ने लिखा कि जीवन की प्रत्येक क्रिया वंशानुक्रम और पर्यावरण से संचालित होती है। परिणाम के लिए दोनों का होना जरूरी है और दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि वंशानुक्रम और पर्यावरण एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो ठीक है भाई, वंशानुक्रम और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं और सहयोगी भी हैं। जिस प्रकार एक मोटर कार के लिए इंजन और पेट्रोल को समान हम इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी प्रकार बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम मतलब बालक को बड़ा एक योग्य बनाने के लिए वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, उनका विकास पर्यावरण में ही होता है। यदि इस बालक में बौद्धिक शक्तियां नहीं है, तो अच्छे से अच्छा पर्यावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार बौद्धिक शक्तियों वाले बालक का प्रतिकूल पर्यावरण में मानसिक विकास नहीं हो सकता है। वुडवर्थ ने लिखा था कि यह पूछने का कोई मतलब नहीं निकलता कि व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम और पर्यावरण में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, दोनों समान रूप से अनिवार्य हैं, ऐसा वुडवर्थ कहते हैं। नेक्स्ट है कि बालक वंशानुक्रम और पर्यावरण की उपज है। बालक वंशानुक्रम और पर्यावरण की उपज है, बिल्कुल सही बात है। उनके विकास में दोनों का समान योग है। इनमें से एक भी अगर अनुपस्थित होगा तो विकास असंभव है। वुडवर्थ और मार्क्वीज ने कहा था कि व्यक्तियों की भिन्नता के लिए वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। दोनों योग नहीं है बल्कि गुणनफल हैं। एक बालक जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणनफल होता है। यदि हम वंशानुक्रम के आधार और पर्यावरण को लंब मान लें तो बालक इन दोनों का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा संपादन में बच्चों के विचारों को समझने का महत्व। ठीक है, तो
पहले देखेंगे वंशानुक्रम का महत्व और बाद में देखेंगे पर्यावरण का महत्व। कुछ 8 पॉइंट ही वंशानुक्रम के ना, कुछ 8 पॉइंट ही आपके पर्यावरण के। देखते हैं क्या बोलते हैं। पहला है कि वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नताएं आती हैं। इस ज्ञान की सहायता से अध्यापक उनके शारीरिक विकास में योगदान दे सकता है। वंशानुक्रम के कारण बालक की जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है। अध्यापक इस बात को ध्यान में रखकर कम प्रगति वाले बालकों को अधिक प्रगति करने में सहयोग दे सकते हैं। वंशानुक्रम के कारण बालकों और बालिकाओं में लिंग भेद होता है। इसके कारण विभिन्न विषयों में इनकी योग्यताएं कम या अधिक होती हैं। इस ज्ञान की सहायता से अध्यापक उनके लिए उपयुक्त विषयों के अध्ययन की व्यवस्था कर सकता है। वंशानुक्रम के कारण बालकों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं जो उनके विकास के साथ अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। अध्यापक बालकों की इन विभिन्नताओं का अध्ययन करके उनके अनुरूप शिक्षा का आयोजन भी कर सकता है। वंशानुक्रम के कारण बालकों की सीखने की योग्यताओं में अंतर आता है। अध्यापक इस ज्ञान के द्वारा बालकों की सीखने की में सहायता कर सकता है। बालकों को वंशानुक्रम से कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं जो वांछनीय हैं और अवांछनीय दोनों प्रकार की होती हैं। अध्यापक इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करके वांछनीय प्रवृत्तियों का विकास और अवांछनीय प्रवृत्तियों का दमन करने में भी हेल्प हो सकता है। वुडवर्थ के अनुसार ग्रामीण बालकों की अपेक्षा शहरी बालकों के मानसिक स्तर की श्रेष्ठता आंशिक रूप से वंशानुक्रम के कारण होती है। अध्यापक इस ज्ञान की सहायता से शिक्षण को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप भी ढाल सकता है। वंशानुक्रम वे नियम हैं कि योग्य माता पिता के बच्चे अयोग्य और अयोग्य माता पिता के बच्चे योग्य हो सकते हैं। इस नियम को भलीभांति समझने वाला अध्यापक ही बालकों के प्रति उचित व्यवहार कर सकता है। तो ये 8 पॉइंटें बहुत जरूरी हैं किसके बारे में, वंशानुक्रम के बारे में। 8 ही पॉइंट किसके बारे में है, पर्यावरण के महत्व के बारे में। देखें जरा क्या क्या पॉइंट है। तो पहला है कि बालक अपने परिवार, पड़ोस और खेल के मैदान में अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है और उनसे प्रभावित भी होता है। अध्यापक इन स्थानों के पर्यावरण को ध्यान में रखकर बालक का उचित मार्गदर्शन कर सकता है। सोरेनसन के अनुसार शिक्षा का उत्तम पर्यावरण बालकों की वृद्धि और ज्ञान में महत्वपूर्ण योग देता है। इस जानकारी के आधार पर अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए उत्तम शैक्षिक पर्यावरण प्रदान कर सकता है। रूथ बेंटिक उन्होंने कहा कि व्यक्ति जीवन से एक निश्चित सांस्कृतिक पर्यावरण में रहता है, उनके आदर्शों के अनुरूप ही आचरण करता है। अध्यापक इस जानकारी के आधार पर बालक का सांस्कृतिक विकास करने में अपना योगदान दे सकता है। अनुकूल पर्यावरण में जीवन का विकास होता है और व्यक्ति उत्कर्ष की ओर बढ़ता है, मतलब विकास की ओर बढ़ता है। इस बात को समझने वाला अध्यापक अपने विद्यार्थियों की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुकूल पर्यावरण प्रदान करके उनके विकास का सहायता कर सकता है। यूनेस्को के विशेषज्ञों का विश्वास है कि पर्यावरण का बालकों की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, उनके चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए अध्यापक को बालकों के लिए ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे कि उनका संतुलित विकास हो सके। अगला है कि पर्यावरण बालक के विकास की दिशा दिखाता है। पर्यावरण से ये तय होता है कि बालक बड़ा होकर अच्छा या बुरा, चरित्रवान या चरित्रहीन, संयमी या व्यभिचारी, व्यापारी या साहित्यकार, देश प्रेमी या देशद्रोही बनेगा। इस जानकारी के द्वारा अध्यापक अपने छात्रों के लिए ऐसे पर्यावरण का सृजन करे, निर्माण करे जिससे उनका विकास उचित दिशा में हो सके। प्रत्येक समाज का एक विशिष्ट पर्यावरण होता है। एक समाज का अपने पर्यावरण से बात है। बालक को इसी समाज के पर्यावरण में से अपना अनुकूल करना पड़ता है। इस बात से परिचित अध्यापक विद्यालय को लघु समाज का रूप प्रदान करके बालकों को अपने समाज के पर्यावरण से समायोजन करने की शिक्षा दे सकता है। अध्यापक विद्यालय में बालकों के लिए ऐसा पर्यावरण उपलब्ध करा सकता है जिससे उनमें विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता, शिष्ट सामाजिक व्यवहार, कर्तव्यों, अधिकारों का ज्ञान, स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण आदि गुणों का विकास कर सकता है। तो ये कुछ थे पर्यावरण के महत्व। अब मेन चीज क्या है कि पर्यावरण बनाता कौन है? हम लोग ही पर्यावरण बनाते हैं। हम लोगों से ही पर्यावरण बनता है। हम लोग जहाँ रहते हैं वही पर्यावरण बन जाता है। हमारे विचार पर्यावरण का जन्म देते हैं। तो अगर व्यक्ति के विचार अच्छे होंगे, व्यक्ति के सोच अच्छी होगी, व्यक्ति अपने अच्छे विचारों को प्रकट करने वाला होगा, तो पर्यावरण भी अच्छा बनेगा और उसी पर्यावरण में बच्चे का उत्तम विकास संभव हो सकता है। ठीक है, तो आपको आज ये 2 टॉपिक खत्म करने हैं। एक पढ़ा आपने विगोत्स्की के बारे में, एक पढ़ा आपने वंशानुक्रम और एनवायरमेंट के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वंशानुक्रम एंड एनवायरमेंट। अगर आप सीटेट भी देते हैं
तो उसमें इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस बात का ध्यान रखिए, जो आपका एक बच्चा है उसका डेवलपमेंट क्या है, पर्यावरण और वंशानुक्रम का योग नहीं है, क्या है, गुणनफल है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक का खत्म कर लेंगे, जो डाउट्स होते हैं वो आप मुझसे पूछ लेंगे।